Hello students, a very good morning to all of you. In this video we will talk about some precautions and first aid in laboratory, especially in chemistry laboratory. तो जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो एक बहुत ही मन में एक क्रेज़ होता है कि एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है, एक कलर ऑफ जॉय कह सकते हैं, कलर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ जब भी बच्चे जाते हैं तो एक मन में एक अजीब सी एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम वहाँ जाके कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे, मैंने भी अपने लेवल पे इनको देखा है बच्चों को, कि बच्चे जो हैं कुछ भी, कोई भी रिएजेंट है, कोई भी केमिकल एक दूसरे केमिकल में डाल करके चेक करते हैं कि कुछ नया वहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ और भी ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप केमिस्ट्री लैब के अंदर हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें कौन कौन सी पॉइंट्स जो हैं हमें ध्यान में रखने चाहिए। ओके, आपको जब भी ऐसा कुछ लैब में जाना हो तो आप किसी भी एपरेटस और केमिकल्स को बिना परमिशन के, टीचर के, आपको कोई भी ना तो स्मेल करना है ना ही टच करना होता है। और कहते हैं कि छोटी सी भी लापरवाही से बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो सकता है, और बहुत बार मैंने देखा है, ऑब्जर्व भी किया है। इवन मेरे साथ भी कुछ एक दो बार मिसहैपनिंग हो गई थी। तो ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आप किसी के साथ हो, तो मैंने ये वीडियो, मेरा जो पर्पस है बनाने का यही है, आप में एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने की। ओके, तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट किसी भी को पूछ के नहीं होता है। ओके, तो इन एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए हमें हर एक स्टेप को, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना होगा। मेक श्योर करें कि लैब में, टीचर्स भी, कि लैब में फ़र्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो फर्स्ट एड बॉक्स में देखिए कहा गया है कि डिटोल होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए जिसमें हम बर्नोल यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे, कोई दूसरी एंटीसेप्टिक क्रीम भी हो तब भी चल जाएगी। ओके, कॉटन है, बैंडेज है, एडेसिव प्लास्टर वगैरह है, ग्लिसरीन, सीजर्स एट्सेट्रा, दीज थिंग्स दैट शुड बी केप्ट इन फर्स्ट एड बॉक्स। ओके, रादर दैन इट, अगर देखिए अगर ये भी आपके पास होता है तब भी कोई भी बुरी बात नहीं है। जैसे कि एसिटिक एसिड, तो एक एसिड होता है और इसकी 1% ऑफ एसिटिक एसिड तैयार करके रखना चाहिए। 1% एक्वा सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ी रहती है। 1% बोरिक एसिड में भी केप्ट इन फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होना चाहिए। ओके, देखिए इनकी क्या ज़रूरत है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखते हैं, ऑल स्टूडेंट मस्ट कीप द फॉलोइंग प्रिकॉशंस इन देयर माइंड। ओके, तो चलिए 1 to 1 इनको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और ये रहा फर्स्ट पॉइंट, जब आप मान लो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल रहे हैं तो आपने एक तो ड्रॉपिंग बोतल का यूज़ करना है। मान लो आपको कहीं चेंज करना है, कोई सॉल्यूशन तैयार करना है, तब भी आपको बहुत ही ध्यान से आपको ये काम करना होता है। और एक बात ध्यान से और आपको समझनी पड़ेगी, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड का आप डाइल्यूटेड सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो तो वाटर में आप सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करोगे। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आपने वाटर डायरेक्टली डाल दिया तो वहाँ बहुत ही बड़ी एक आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी और ब्रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करना है तो आप वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर। कीप इट इन योर माइंड। ओके, और ड्रॉपिंग बॉटल्स भी आती हैं, अगर चाहें तो उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, डू नॉट थ्रो हॉट एंड कंसनट्रेटेड एसिड इन सिंक। और देखिए होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे कंसनट्रेटेड एसिड को लेकर के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे ही कैजुअल अप्रोच रखते हुए उनमें डाल देते हैं। तो वहाँ भी आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा पॉइंट, कि अगर ऐसा कोई एसिड आप यूज़ करते हैं और डायरेक्टली सिंक में डालते हैं तो भी आपको नहीं डालना है। पता नहीं सिंक के अंदर कौन सा केमिकल ऑलरेडी डला हुआ है और उसके साथ रिएक्शन हो करके आपके लिए एक हार्मफुल इफेक्ट वहाँ से क्रिएट करें, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। डू नॉट ऐड वाटर इनटू कंसनट्रेटेड एसिड टू मेक इट डाइल्यूट। वही बात बताई गई है कि एसिड में डायरेक्टली वाटर नहीं आपको ऐड करना है। कंसनट्रेटेड जब भी एसिड आप बना रहे हैं तो आपको वाटर के साथ कांस्टेंट स्टीरिंग करनी है, स्टर करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट पे देखिए, जल्दी से आ जाइए और देखते हैं ये क्या कह रहा है। ओके, चलिए फोर्थ पॉइंट में, तो फोर्थ पॉइंट देखिए, डू नॉट स्मेल और टेस्ट एनी रिएजेंट। यहाँ पे गलत लिखा है, टेस्ट है ये। तो आपको कोई भी केमिकल एक्चुअली या कोई रिजेंट है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, आपको कोई भी स्मेल नहीं करना, ना ही टेस्ट करना है जब तक कि आपका जो टीचर आपको अलाउ या परमिशन नहीं देता है। ओके, ध्यान रखें इस बात का। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट हैंडल सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड बाई हैंड। एक्चुअली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अगर आप डायरेक्टली सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड को अपने स्किन के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो वहाँ पे सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाएगी और काफ़ी देर तक अगर आपके वो कांटेक्ट में रहे ये सॉलिड तो वहाँ आपको बर्निंग वाला जो अपीयरेंस होती है वो भी आपको फील हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सोडियम पीसेस शुड नॉट बी थ्रोन इन सिंक। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। होता क्या है, एक अपने भी एक काम करते हैं सोडियम मेटल के साथ, ठीक है, तो एसिड बेस सॉरी इसमें तो होता क्या है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं छुपके से चुरा करके सोडियम मेटल को कहीं रख लेते हैं और बाद में जाके सिंक में डाल दे देते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ था। वहाँ ब्रस्टिंग होती है, ब्लास्ट होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है। तो प्लीज़ आप कभी भी जब भी लैब में जाएं तो सोडियम पीस को ना तो वहाँ से बिना परमिशन से वहाँ उठाएं और ना ही कुछ ऐसा सिंक में डालें या कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है, बिकॉज सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन बहुत जल्दी से करता है और वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 7th पॉइंट क्या कहता है। हैंडल द ग्लास apparatus वेरी केयरफुली, अवॉइड ब्रेकेज, इट मे लीड टू एन एक्सीडेंट। तो जब भी आप ग्लास वेयर से ग्लास apparatus में काम कर रहे हैं तो इस बहुत केयरफुली आपको पहले तो वो हैंडलिंग करनी है। ज़रा सा ध्यान आपका हटा और वो वहाँ से या तो ग्लास apparatus जिसमें भी आप काम कर रहे हैं वहाँ से टूटने की उस बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। तो आप इस तरह से आप ना करें। और कभी भी जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, ठीक है, मान लो उसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो उसको ध्यान से आप देखें पहले कि उसके अंदर कहीं ब्रेकेज तो नहीं है, पहले से वो टूटा हुआ तो नहीं है। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट देखते हैं वियर ए लैब कोट। लैब कोट पहनना है आपको जब भी आप लैब में काम कर रहे हैं। इट विल प्रोटेक्ट योर क्लोथ स्किन इन केस ऑफ एक्सीडेंट। तो ये आपकी जो स्किन है अगर कभी मिस हैपनिंग होती भी है तो बहुत हेल्प करेगा प्रोटेक्ट करने में आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th पॉइंट क्या कहता है। ओके, चलिए देखते हैं। प्रोटेक्ट योर आइज़ विद फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ फ्यूम्स। आपको जब भी फ्लेम आपके सामने हो तो ऐसा नहीं करना है कि वो केमिकल को ऊपर डाल के देखें उसके फ्लेम में। और अगर कभी ऐसा करना भी पड़ता है तो अपनी आइज़ को बहुत ही केयरफुली प्रोटेक्ट करना है। अगर हो सके तो आप ऊपर जो है गॉगल वगैरह पहन के काम कर सकते हैं आप। ठीक है, सो दैट कोई भी ऐसे हार्मफुल फ्यूम जो है आपकी आइज़ को डायरेक्टली हार्मफुल इफेक्ट ना प्रोवाइड करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं। व्हाइल कटिंग ए ग्लास ट्यूब और इंसर्टिंग द ट्यूब इनटू ए कॉक, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर हैंड बाय यूजिंग ए थिक टॉवल। तो कई बार करना पड़ जाता है ये सब भी। तो देखिए, जब भी आप कोई ऐसा ग्लास वेयर या ग्लास ट्यूब के साथ काम कर रहे हो तो ध्यान रखें, अगर आपको उसको ढक्कन लगाना है या ढक्कन कहीं से निकालना है तो आप एक थिक टॉवल का यूज़ कर सकते हैं, कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली ना निकालें। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और देखिए, अगर मान लो फिर भी कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, माइनर एक्सीडेंट आपके साथ कभी हो जाता है, तब हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। ओके, बने रहें वीडियो में। तो पहला पॉइंट है यहाँ टाइप ऑफ एक्सीडेंट लिखा है और फर्स्ट एड एमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको अगर करना पड़ जाए तो आप
के पास क्या क्या केमिकल हो, आप कैसे कैसे उसको एक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। तो अगर मान लो बर्न होता है, जल जाता है कहीं से, तो देखिए इस बर्निंग के भी कई पॉइंट बताए गए हैं, कैसे कैसे बर्न होगा, ठीक है, तो क्या क्या आपको करना होगा। तो बर्न बाई ड्राई हीट, फ्लेम, हॉट ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा। कभी कभी होता है कि डायरेक्टली ड्राई हीट अगर आपकी स्किन से को टच करते हुए जाती है, फ्लेम होती है, स्किन को टच करती है कोई, या हॉट ऑब्जेक्ट में आपका हाथ लग जाता है बाय चांस, तो आपको क्या करना है, एंटीसेप्टिक आपके पास हो तो अच्छा है, अदरवाइज़ बर्नोल ये भी एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है, या मस्टर्ड ऑयल आपने रखना है साथ में। एक यहाँ पे एक्रीफ्लेविन बोला गया है, तो ये एक लोशन होता है, ठीक है, ये भी एज ए एंटीसेप्टिक काम करता है। तो इस तरह का आप केमिकल रख सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर, रखने चाहिए बल्कि, ठीक है, इन केस अगर कोई हैपनिंग होती है इस तरह की। तो दूसरा पॉइंट बताया गया है बर्न कॉजिंग ब्लिस्टर। तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी बर्निंग जो है ज़्यादा होती है, ठीक है, तो आपको वही बताया गया है, बर्नोल जो है बहुत जल्दी आपको अप्लाई करना है उस जगह पे। हीट बर्न्स शुड नेवर बी वॉश्ड। ध्यान रखें कि अब ऐसा नहीं हो कि जल्दी से आपने हड़बड़ाहट में आपकी स्किन मान लो बर्न होती है और आपने डायरेक्टली उसको वाटर में डाल दिया, उसका अपना हाथ, तो एकदम से नहीं डालना है, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक और मस्टर्ड ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो इन केस एसिड के साथ बर्न होता है, ये बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं लैब के अंदर, तो एसिड बर्न अगर करता है तो क्या करना है, वॉश फ्रीली विद वाटर, पहले जाते ही पानी के साथ उसको हाथ धोना है जहाँ जहाँ आपको बर्न हुआ है, एंड देन 8% सोडियम बाइकार्बोनेट, बिकॉज एसिड के साथ अगर उसको न्यूट्रल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करना पड़ेगा। तो 8% सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक होता है, वो अगर सोल्यूशन आपके पास नहीं हो तो पहले उसको बना लें और सेपरेट करके अलग से रखें, और फिर से 8% सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपने हाथ को वॉश किया, आफ्टर देन उसको फिर से वाटर के साथ आपको साफ़ करना है, ठीक है, ड्राई द स्किन करनी है, फिर डायरेक्टली धीरे 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 बर्नोल या आपके पास एंटीसेप्टिक जो भी होगा अवेलेबल, जैसे बोरोप्लस है, इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ब्रोमीन बर्न्स। ब्रोमीन के साथ अगर बर्न होता है तो आपने धीरे धीरे वॉश करना है और अमोनिया सॉल्यूशन ले लेना है। 2% अमोनिया सॉल्यूशन है, काफ़ी वीक तरह का है ना, 2% पहले से बना के रखना पड़ेगा लेकिन। और उसके बाद आपको ग्लिसरीन मिल जाती है लैब में, तो उसके साथ उसको साफ़ करना है, वाइप ऑफ ग्लिसरीन आफ्टर सम टाइम एंड अप्लाई बर्नॉल। फिर क्या करना है, साफ़ किसके साथ करना है, ग्लिसरीन के साथ करना है, रब करने के बाद, है ना, और धीरे 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 आपको एंटीसेप्टिक का यूज़ करना है। तो यहाँ बर्नोल बार बार यूज़ हो रहा है, इट मीन्स क्या है, बर्नोल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जब किसी भी तरह की आपको बर्निंग होती है, ठीक है, स्किन में। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। समझना ही नहीं है बल्कि आपको इसके ऊपर एक्ट भी करना है, ध्यान भी रखना है। और बहुत बार होता क्या है कि हमें जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है, तो कई बार अपने हड़बड़ाहट में मान लो ये सारा मटेरियल आपके पास पड़ा भी है, हम यूज़ नहीं कर पाते हैं घबराहट में, तो पहले बात आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, अगर देखिए सेकंड पॉइंट क्या बताया गया है, कभी आपको कट वट लग जाते हैं, है ना, माइनर कट, किस माइनर या सीरियस कट लगता है तो क्या करना है, अगर मान लो इन केस कट कहीं से कट लग जाता है तो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है, तो क्या करना है, पहले तो कुछ हद तक, कुछ देर तक मतलब ब्लड को एज इट ही फ्लो होने देना है, मतलब एकदम से नहीं उसको बंद करना है, ठीक है। और रिमूव द ग्लास पीसीज, अगर मान लो ग्लास के साथ कट लगता है, एपरेटिस के साथ कट लगता है, तो आपने अगर इन केस वो स्किन के अंदर इंजेक्ट हो गया है तो पहले तो उसको हटाना है। और ठीक है, स्पिरिट पड़ी होती है लैब के अंदर, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कवर विद ए पीस ऑफ कॉटन, लेकिन आपको साथ में कॉटन के साथ उसको धीरे धीरे रब करना है। और देखिए ये सब होने के बाद एक फेरिक क्लोराइड हमारे पास सॉल्ट होता है, उसका सॉल्यूशन बना लेना है और वो साथ के साथ अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका ये क्या काम करेगा, फेरिक क्लोराइड आपका जो ब्लडिंग हो रही होगी वो उसको स्टॉप कर देगा। ओके, और अगर कहीं सीरियस कट हो जाता है, मान लो बहुत ज़्यादा उसमें कहीं कट लग जाता है आपकी,
तो आपको खैर ये सब तो अप्लाई करना ही है, और धीरे धीरे उसके साथ आप उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। मान लो बहुत ज़्यादा कट लग जाता है ना, तो उसको प्रेशर से आपको रोकना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लड जो है आपका बह जाए, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ से देखिए, कट टू स्टेप ब्लडिंग, कॉल फॉर डॉक्टर। और ठीक है, अल्टीमेटली लास्ट में होना क्या है, बहुत ज़्यादा आपके लेवल पे अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है, खुद ही डॉक्टर नहीं बने रहना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, आई एक्सीडेंट्स, मान लो आईज़ में कुछ ना कुछ चला जाता है, एसिड चला जाता है, एल्कली सॉल्यूशन आपकी आई में, आई के कांटेक्ट में आ जाता है, तो क्या करना है। तो पहले तो हमें पानी से ही उसको वॉश करना है। और बेसिक आपको अगर सोडियम बाइकार्बोनेट 1% आपके पास सॉल्यूशन है तो उसको यूज़ करें पानी के साथ साथ। और अगर आपने एल्कली, आपकी आई के कांटेक्ट में आ गया है, एल्कली सॉल्यूशन एक तरह का बेसिक होता है, तो भी आपने पानी के साथ करना है, बिकॉज वाटर जो होता है एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, देन आपको एल्कली है, बेसिक है, तो आपने बोरिक एसिड 1% का, जो बोरिक एसिड हमने बिगिनिंग में बताया था, जिसके बारे में बात की थी, अगर वो सोल्यूशन आपके पास है तो उसको अप्लाई करना है, उसके साथ वॉश करना है, मतलब कि। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे अपना फोकस करते हैं। ठीक है, अपने आप को। तो बेटा पॉइजन्स में क्या होगा, देखिए, पॉइजन नोट स्वेलोड, अगर मान लो आपने पॉइजन को आपके अंदर नहीं गया है, ठीक है, ठीक है, तो क्या करना है, थोड़ा बहुत गया है, उसके कांटेक्ट में हल्का फुल्का आया, तो आपने पहले तो स्पिट आउट इमीडिएटली। ठीक है, मान लो माउथ तक ही गया है तो जल्दी से जल्दी उसको पहले बाहर निकालना है, थूक देना है। वॉश द माउथ विद वाटर, पानी के साथ फिर उसको अपने माउथ को वॉश करना है। ठीक है, अगर एसिड स्वैलोड, पॉइजन है, एसिडिक नेचर का है, इस तरह से आपने अंदर ले लिया है, तो पहले तो क्या करना है, बहुत सारा पानी पीना है। ड्रिंक लाइम वाटर, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास होगा, लाइम वाटर जिसको बोलते हैं, वो अगर होगा तो उसको भी उसका यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दिस मिल्क में बी गिवन, और ये सब होने के बाद जो मिल्क जो है अगर कहीं अवेलेबल हो जल्दी से तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कब होगा, लेकिन एसिड का, एसिडिक कोई पॉइजन आपने इनहेल कर लिया हो या माउथ में चला गया हो, अंदर चला गया हो, उस केस के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कोस्टिक एल्केलाइन स्वैलोड, अगर थोड़ा सा बेसिक कोई पॉइजनिंग आपने मटेरियल यूज़ कर लिया है तो क्या करना है, बहुत सारा पहले पानी पीना है। ड्रिंक ए ग्लास ऑफ लेमन, बेसिक है तो थोड़ा सा उसको न्यूट्रल करने के लिए हम ऑरेंज जूस या लेमन जूस का उसको यूज़ करवा सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इनहेलेशन ऑफ गैसेज लाइक क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ब्रोमीन एट्सेट्रा कोजिंग सफोकेशन। अगर इन केस क्लोरीन, ये गैसेज कुछ बताई गई हैं, अगर सल्फर डाइऑक्साइड एंड ब्रोमीन, अगर ये गैसेज आप इनहेल कर लेते हो तो उससे क्या होगा, सफोकेशन होगा। ठीक है, घबराहट फील होगी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इन सब केसेस के अंदर हमें जल्दी से क्या करना है, लैब में लूजन द क्लोथ एट द नेक। पहली बात, आपने अगर टाई वाई लगाई है उसको पहले हटाओ, क्योंकि सफोकेशन हो रही है ना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है उस केस के अंदर, और उसको ओपन एयर में ले जाओ। इनहेल डाइल्यूट वेपर्स ऑफ अमोनिया, अब क्या करना है, अमोनिया वेपर्स की फॉर्म में, अमोनिया गैस होती है, उसके वेपर अगर आप इनहेल अगर कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अकॉर्डिंगली विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो इस तरह से कुछ बताया गया है, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और अल्टीमेटली हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आ चुका है, जिसका कहा है फायर। ठीक है, लैब के अंदर आग लग जाती है तो क्या करना है आपको, क्लोथ्स कैच फायर, अगर आपके कपड़ों में कहीं कभी आग लगती है तो इस केस में सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, दूसरी बात आपको इधर उधर भागना नहीं है, रैप विद ए ब्लैंकेट। ठीक है, आपके जो आवाज़ तो ज़रूर लगानी है, आपके फ्रेंड्स को, आपके कोई भी वहाँ नियर बाई हो उसको आवाज़ लगानी है, अगर आप अकेले भी काम कर रहे हो, ठीक है, जिससे कि वो आपकी हेल्प कर पाए। ब्लैंकेट हो तो उसको रैप अप करो, उसको ढक लो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, सोचिए, लाई डाउन ऑन द फ्लोर एंड रोल। ठीक है, उसको लपेट के फर्श पे एक बार लेट जाओ। तो ठीक है, इस तरह से आपको कुछ समझना पड़ेगा। और अगर क्या होता है सेकंड पॉइंट, बीकर कंटेनिंग इनफ्लेमेबल लिक्विड कैचेस फायर, अगर ऐसा कोई बीकर आपके पास लैब में पड़ा है जिसमें
कोई ऐसा लिक्विड जो कि बहुत ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल होगा, वो फायर को कैच कर लेता है। तो उस केस में क्या करना है आपको, तो आप सबसे पहले उस बीकर को कवर करना है डस्टर या डैम्प विद क्लॉथ, ठीक है, और क्लॉथ से या उसको ढकना है जिससे कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, और ठीक है आपकी जो फ्लेम है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाए। और एक पॉइंट और बता के रखा है यहाँ पे, सम रिएजेंट कैच फायर। अगर कुछ ऐसा होता है रिएजेंट, आपने कोई भी केमिकल एक दूसरे में मिक्स कर दिया और वहाँ से फायर आपको दिखे, तो क्या करना है, सबसे पहले आपने जो बर्नर होता है उसकी जो सप्लाई के लिए गैस, एलपीजी गैस या कोई दूसरी गैसेस आपने यूज़ मान लो लैब में कर रहे हो, तो उसकी सप्लाई को रोकना होगा, ठीक है। यूज़ फायर फाइटिंग एपरेटस, और आपको जैसे कि ये आता है फायर एक्सटिंग्विशर आता है, वो भी लैब के अंदर बहुत एसेंशियल होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वो फायर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। तो ठीक है, ये सभी पॉइंट्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स हमने यहाँ देखे हैं। बर्न्स जब होगा तब क्या करना है, कट लग जाता है, आई एक्सीडेंट हो जाता है, पॉइज़न अगर आप ले लेते हो जाता है, ठीक है, कुछ उसका फ्यूम्स आपके अंदर चले जाते हैं, फायर्स का सामना अगर आपको करना पड़ता है, उन सब केसेस के अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट्स हम सबको ध्यान रखने चाहिए, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने की बात ही नहीं है यहाँ, पहली बात, क्योंकि ये एक एजुकेशनल एक पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है, ठीक है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने अपने लेवल पे बताने की कोशिश की है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा आप कहीं और भी इसको देखें, ज़रूरी नहीं है मैंने जो पॉइंट बताए हैं उन्हीं का यूज़ स्ट्रिक्टली आपको करना है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, विद दिस वर्ड्स आई होप आप सभी समझ गए होंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।